नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। लोकतांत्रिक परंपराओं में रायशुमारी या जनमत संग्रह का बड़ा महत्व होता है। इसका लक्ष्य होता है किसी बड़े निर्णय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय को सम्मिलित करना, ताकि जो फैसला हो वो सबकी सहमति माना जाए। सुनने में कितनी अच्छी चीज लगती है, लेकिन इसी जनमत संग्रह के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में न सिर्फ दो गुटों में मारपीट हो गई, बल्कि भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान भी हुआ। संभव है आप तक ये खबर ऐसे ही पहुंची होगी कि खालिस्तानियों ने अलग देश के लिए जनमत संग्रह कराया और देश के गौरव की रक्षा के लिए कुछ लोग वहां तिरंगा लेकर पहुंच गए। इसके बाद हिंसा हुई और तिरंगे का अपमान। लेकिन हम बता दें कि मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया और पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो इतना सिंपल भी नहीं। इसलिए आज ललन टॉप शो में हम मेलबर्न वाली घटना के बहाने ये सवाल उठाएंगे कि रेफरेंडम 2020 वाली जो आग कोरोना महामारी में कहीं दब गई लगती थी, उसे ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में दोबारा कौन हवा दे रहा है, और इस पूरे खेल में मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए मेलबर्न शहर का नाम नया नहीं है। वो आपको बता देंगे कि ये शहर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी है, और ये भी बता देंगे कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर 1 बजे शुरू होने वाला मैच देखने के लिए आपको भारत में सुबह 7:30 बजे टीवी के सामने बैठना होगा। लेकिन बीते 24 घंटे में मेलबर्न एक हिंसक झड़प के लिए सुर्खियों में आ गया, और इस झड़प का सीधा संबंध भारत से है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दो गुटों में हाथापाई हो रही है। इसमें एक गुट के हाथ में तिरंगा है तो दूसरे गुट के हाथ में खालिस्तान लिखा झंडा। लोग एक दूसरे पर झंडों के पोल से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी की शाम मेलबर्न में अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन ने अनौपचारिक रूप से पंजाब की आज़ादी के लिए जनमत संग्रह कराया। इसे खालिस्तान जनमत संग्रह का नाम दिया गया। दावा किया गया कि सिख चाहें तो वोट डालें, कोई बाध्यता नहीं और ना ही कोई सरकारी सपोर्ट। लेकिन ये कहने की बातें हैं, इसके पीछे लंबी चौड़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लॉबिंग है। याद करिए कैसे साल 2019 के आखिर में अचानक रेफरेंडम 2020 की बातें होने लगी। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में जमे खालिस्तानी पर्चे छपवाने लगे। भारत में इसकी कुछ आहट सुनी गई, लेकिन पंजाब की आम जनता ने इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। 2020 आया और कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसी साल के अंत में दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध के लिए धरना शुरू हुआ, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान प्रमुख रूप से जुटे। इस आंदोलन के बीच खालिस्तान वाला मुद्दा उछाला गया। आंदोलनकारियों को भी खालिस्तानी कहा गया। फिर आंदोलनकारियों के बीच भी कुछ ऐसे लोग नजर आए जो खालिस्तान के समर्थन की बात कह चुके थे। लेकिन कृषि कानूनों के वापस होते ही धरना खत्म हो गया और कोलाहल भी। लगने लगा कि सब कुछ लगभग ठीक हो गया है। पर विदेश में खालिस्तान समर्थक संगठन कोरोना महामारी के दौरान भी एक्टिव रहे, और जैसे ही महामारी का असर कम हुआ उन्होंने दोबारा रेफरेंडम की मांग पकड़ ली। रेफरेंडम का आधार वही भारत से अलग खालिस्तान देश की मांग। इस तरह का पहला रेफरेंडम साल 2021 के अक्टूबर महीने में हुआ। तब से लेकर अब तक ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली और कनाडा में इस तरह की रायशुमारी हो चुकी है, जिसके पीछे कई संगठन हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है अमेरिका से चलने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस का। भारत सरकार जुलाई 2019 में ही इस पर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रतिबंध लगा चुकी है, जिसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये संगठन भारत से बाहर अपना काम कर रहा है। जब मौका मिलता है खालिस्तान की मांग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है। इसी संगठन ने 29 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम का आयोजन किया, और इसी के दौरान मारपीट की घटना हुई। मेलबर्न के अखबार द एज की रिपोर्ट के मुताबिक रेफरेंडम में वोटिंग के लिए सिख समुदाय के लोग मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर पर इकट्ठा हुए। इनका सामना 2 बार भारत समर्थक लोगों से हुआ। पहली घटना कार्यक्रम शुरू होने के पहले करीब 12:45 और दूसरी घटना शाम के करीब 4:30 बजे की। हाथ में तिरंगा लिए भारत समर्थक कुछ लोगों का समूह सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान नारेबाजी से तैश बढ़ा और मारपीट हुई, और इसी दौरान भारत के राष्ट्रध्वज को पैरों तले रौंदा गया। हमने मेलबर्न में रहने वाले गौरव त्यागी से बात की, जहां मारपीट की घटना हुई। गौरव उसके करीब ही रहते हैं, सुनिए। देखिए, जब ये जो घटना, ये मारपीट की जो घटना हुई है, ये बिल्कुल जो वोटिंग, जो रेफरेंडम का जो आखिर था, लगभग शाम को 5 बजे के करीब, उस टाइम पे ये हुई है। मैं इस मारपीट के टाइम पे वहां नहीं था, लेकिन इसकी जो लोकेशन है, ये फेडरेशन स्क्वायर और जो फ्लिंडर स्ट्रीट का स्टेशन है, उसके बीच में जो ट्रैम स्टेशन है, ये उसकी जगह है। तो जहां वो रेफरेंडम था, वहां से लगभग 50 या 100 मीटर की दूरी है। और जो इंडियन फ्लैग जो लड़के लेके आए थे, वो फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन की तरफ से आए थे, और रास्ते में उनका आपस में क्लैश हुआ। इधर से जो ये रेफरेंडम वाले थे ये आए,
और वहां पे इनकी ये मारपीट हुई, लेकिन एग्जैक्टली जिस टाइम मारपीट हुई उस टाइम मैं वहां पर नहीं था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी हमने आपको बताया। तो घटना के बाद विक्टोरिया पुलिस ने बयान जारी किया। कहा कि इस घटना में 34 साल और 39 साल के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मेलबर्न में भारत का काउंसलेट है। यहाँ भारत के काउंसिल जनरल डॉक्टर सुशील कुमार ऑस्ट्रेलियन प्रेस से बोले, इससे पहले भी खालिस्तान कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी को भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जहां वे आक्रामक हुए थे। हमने इन सभी मामलों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामने उठाया है और हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। इस मामले को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दूतावास में मौजूद भारतीय राजदूत मनप्रीत वोहरा ने विक्टोरिया सरकार के प्रमुख डेनियल एंड्रूज से मुलाकात की और इसकी जानकारी खुद राजदूत मनप्रीत वोहरा ने ट्वीट के जरिए दी। वोहरा आज मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क स्थित इस्कॉन मंदिर भी गए, जिसकी दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिख दिए गए थे। मंदिर पर भारत के खिलाफ भी नारे लिखे गए थे। खालिस्तान की मांग और विदेशों में उसका समर्थन कोई नई बात नहीं है। पंजाब में इस मांग को लेकर पहले उग्रवाद खड़ा हुआ, फिर सूबा आतंकवाद की चपेट में आया। पाकिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। भारत के लिए वो वक्त मुश्किल का था, सेना को तैनात करना पड़ा। ब्लू स्टार के लिए इंदिरा सरकार की आलोचना आज तक होती है। उनकी हत्या के बाद भड़के दंगों के जख्म आज भी कितने दिलों में ताज़ा हैं। खालिस्तान आंदोलन से जन्मे संघर्ष में दोनों पक्षों ने ऐसे कदम उठाए जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ा, लेकिन भारत ने पागलपन के उस दौर को पीछे छोड़कर आगे देखना सीखा है। फिर बात ऑस्ट्रेलिया में तिरंगे के अपमान तक कैसे पहुंची और इस लड़ाई में मंदिरों को क्यों घसीटा जा रहा है। इस सवाल पर आने से पहले हमें समझना होगा कि भारतवंशी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे कैसे और वहां कैसी जिंदगी जी रहे हैं। सुनिए विवेक आसरी को। विवेक पत्रकार हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन माइग्रेशन है उसको हम साफ साफ 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक माइग्रेशन है जो, बल्कि 3 हिस्सों में मैं कहूंगा। एक माइग्रेशन है जो 1947 के आसपास हुआ, जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का। उस वक्त एक माइग्रेशन हुआ था और उस वक्त बड़ी संख्या में सिख माइग्रेट हुए थे यहाँ। उससे पहले थोड़े से सिख आए हुए थे जो अंग्रेजों के साथ आए थे, वो यहाँ रह रहे थे। और जब 1947 के बंटवारे के बाद कुछ लोग यहाँ आए, उन्होंने छोटी छोटी बस्तियां बनाई। उनमें ज्यादातर सिख थे जो किसानी करते थे, खेती करते थे, और वो आज भी खेती किसानी में लगे हुए हैं, लेकिन आज वो बड़े किसान हैं। उसके बाद वहां से लेकर 70s तक ऑस्ट्रेलिया में एक पॉलिसी लागू थी जिसका नाम था व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। उस पॉलिसी के तहत अश्वेत, मतलब जो व्हाइट नहीं है, उसको यहाँ आने की इजाजत ही नहीं थी, कुछ खास केसेस को छोड़ दें तो। 1970s में जब वो पॉलिसी खत्म हो गई, उसके बाद माइग्रेशन शुरू हुआ और बड़े लेवल पर भारत से माइग्रेशन हुआ। लेकिन 1990s तक आते आते वो माइग्रेशन जो हुआ वो बड़े पैमाने पर होने के बावजूद बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। भारत से बड़े लोग आ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्राथमिकता नहीं था। कनाडा जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे या ब्रिटेन जा रहे थे, और कोई जिसका उन तीनों में से जहां नहीं हो पा रहा था वो इधर आने के बारे में सोचता था, एक्सेप्ट अ फ्यू डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो उनको यहाँ की सरकारें बुला कर लाती थी। तो ज्यादातर ब्लू कॉलर जॉब में आए उस वक्त जो लोग आए, खेती किसानी करने आए, मजदूरी करने आए। 1990s के बाद का जो दौर है उसमें स्किल्ड माइग्रेशन होता है, और वो स्किल्ड माइग्रेशन जो है वो फिर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, बड़े पैमाने पर आए। और साथ ही साथ आने शुरू हुए स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो आने शुरू हुए, उन वहां से यहाँ पढ़े और पढ़ने के बाद उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया, यहाँ के समाज में घुलना मिलना शुरू किया। सो 90s से पहले और 90s के बाद का जो माइग्रेशन का फर्क है वो साफ आप देख सकते हैं। 90s के बाद जो लोग आए हैं वो स्किल्ड माइग्रेशन हुआ है, वो आज अच्छे ओहदों पर हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, और वो अभी भी जारी है। ना सिर्फ जारी है बल्कि बढ़ रहा है। सो 2016 में जो यहाँ जनगणना हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें बड़ा दिलचस्प मामला था कि भारत सबसे तेजी से उभरता हुआ आप्रवासी समुदाय ऑस्ट्रेलिया में बना था। और जो भारत है उसमें करीब 7.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं जो ऑस्ट्रेलिया के वो नागरिक हैं। सबसे तेजी भारतीय समुदाय में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो भाषा है वो पंजाबी भाषा है। सो इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सिर्फ हिंदी भाषी नहीं है,
हिंदू में गुजराती भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, वो सारे मिक्स हो गए, लेकिन एक भाषा के तौर पर जो सबसे बड़ा समुदाय उभर रहा है वो पंजाबी है। और पंजाबी जो समुदाय है, मेरे ख्याल से वो सबसे संगठित समुदाय भी है इस मामले में, क्योंकि एसोसिएशंस को अगर आप देखें, पंजाबी एसोसिएशन, गुजराती, मराठी एसोसिएशन, हरियाणवी एसोसिएशन है, क्या नाम, पहाड़ी एसोसिएशन है, इस तरह की एसोसिएशन है, तो उनमें पंजाबी जो समुदाय बनता है वो सबसे बड़ा समुदाय बन जाता है। अगर आप एक समुदाय के तौर पर देखें तो वो काफी संगठित समुदाय भी है, इसलिए भी समझ में आता है कि कैसे ये सेग्रीगेशन हुआ है। तो आपने सुना, ऑस्ट्रेलिया में सिख समुदाय संगठित है और इस संगठन का केंद्र है गुरुद्वारे। ऑस्ट्रेलिया में सिख समुदाय के लोग खेती से इतर बड़े पैमाने पर रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और इनके प्रतिष्ठानों में नौकरी का रास्ता गुरुद्वारों से होकर भी गुजरता है। सीधे नौकरी गुरुद्वारों से ना भी मिले तब भी काम के सिलसिले में जिन लोगों से आपकी मुलाकात होगी वो आपको गुरुद्वारों में मिल जाएंगे। इसलिए गुरुद्वारों के इर्द गिर्द गोलबंदियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि यहाँ सवाल समाज में बैठने भर का नहीं है, रोजगार का भी है। यहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं। समस्या वहाँ से शुरू होती है जहाँ से गुरुद्वारों के माध्यम से आकार लेने वाली गोलबंदियाँ राजनीति के मैदान में उतरती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ समय के साथ खालिस्तान समर्थकों का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने गुरुद्वारों का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू किया, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 5-6 साल पहले तक ना जो खालिस्तानी थे वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फ्रिंज एलिमेंट्स जैसे दिखाई देते थे। कोई पब्लिकली इस बात को बोलता नहीं था कि मैं खालिस्तानी हूँ। बहुत कम लोग थे जो इस तरह ओपनली आके बोलते थे कि हम खालिस्तानी हैं, और शायद ही कभी मैंने कोई झंडा खालिस्तान का ऐसे पब्लिकली सड़क पर देखा हो, इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को छोड़ दें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रिंज एलिमेंट्स थे ये लोग जो इस तरह की बातें करते थे। गुरुद्वारों में जो एसोसिएशंस हैं, गुरुद्वारों की एसोसिएशंस हैं, जो सिखों की एसोसिएशंस हैं, उनमें भी ऐसा होता था कि एक दो लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं या कम से कम ओपनली बोलते हैं। हो सकता है कि वो मन में सोचते हो लेकिन ओपनली कोई नहीं बोलता था। एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था। डॉक्टर AM गोंदा ने, उस टाइम यहाँ के हाई कमिश्नर हुआ करते थे इंडिया के, वो मेलबर्न के गुरुद्वारे में जा रहे थे और उनको जाने से रोक दिया गया था। उनको वहां जो कुछ युवक थे उन्होंने गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया था, और वो एक बहुत ही हैरतअंगेज बात थी कि इस तरह ओपनली लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर हम ये गुरुद्वारा है, इसमें इंडियन अथॉरिटीज को आने की इजाजत नहीं। दैट वाज अ वाटरशेड मोमेंट, मुझे ऐसा लगता है। वहां से बहुत सारी चीजें एकदम चेंज हुई। उसके बाद ये बहुत ओपनली नजर आने लगे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में खासकर। और दूसरा जो वाटरशेड मोमेंट इस पूरे मामले का है वो है भारत में हुआ किसान आंदोलन। जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त जो सिख कम्युनिटी है उसने यहाँ अपने आप को सेग्रीगेटेड महसूस किया, एक्सक्लूडेड महसूस किया, और उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर उस वक्त किया गया उससे ये भावना बहुत पनपी के जो ये गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो हमारी गवर्नमेंट नहीं या हमारे साथ बात नहीं कर रही है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो न्यूट्रल लोग थे, जो खालिस्तान के बारे में बात ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है, उनके मनों में थोड़ा सा डाउट पैदा हुआ। तो इस तरह वो माहौल बना है और इस हद तक बना कि कल हमने जो सड़क पर देखा वो हुआ। इस संदर्भ के साथ एक और बात को दर्ज किया जाना जरूरी है कि मेलबर्न वाली घटना या उससे पहले ब्रैम्पटन या सिडनी में जो हुआ उसमें हमेशा दो गुटों की बात सामने आई। ब्रैम्पटन में दिवाली पर फसाद हुआ, उससे पहले अगस्त 2020 में सिडनी के हैरिस पार्क में मारपीट हुई जिसे हरियाणवी बनाम खालिस्तानी लड़ाई करार दिया गया था। इस दूसरे गुट में कौन शामिल है और मेलबर्न में बात इतनी कैसे बढ़ी, ये भी जानिए। और इस महीने में कई बार हो चुका है, पर उसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि जब इसकी डेट अनाउंस हुई कि 29 जनवरी को मेलबर्न में रेफरेंडम होगा, जब ये डेट अनाउंस हुई थी उसी वक्त वहां मेलबर्न में शहर में जगह जगह इन्होंने बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए, उसपे भिंडरावाले का फोटो लगा हुआ था, और उन पोस्टर्स के खिलाफ यहाँ के जो हिंदू संगठन है या जो भाजपा के समर्थक संगठन है उन्होंने प्रशासन को लिखना शुरू कर दिया
कि ये पोस्टर भारत विरोधी हैं, आप इनको हटवाओ। एक दो जगह पर वो हटवाए भी गए, पोस्टर्स बैनर्स हटाए भी गए हैं वहां से। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उन पोस्टर्स पे जाके गालियां लिख दी, उन पोस्टर्स पे जाके अश्लील तस्वीरें, अश्लील इशारे बना दिए, गालियां लिख दी। और वहां से ये बात इस तरह शुरू हुई कि जब जैसे ही उन पोस्टर्स को डिफेस किया गया, उसके तुरंत बाद जो हिंदू मंदिर हैं उनको डिफेस करना शुरू हो गया। तो वो एक चेन रिएक्शन था, फिर एक के बाद एक होता गया। और ये कोई छिप के नहीं हो रहा था ये सब। जो यहाँ के दोनों ही ग्रुप्स, दोनों ही जो एक्सट्रीमिस्ट मैं तो कहूंगा ग्रुप्स हैं, वो सोशल मीडिया पर, खासकर टिकटॉक जैसी एप्स पर खुल के एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, खुल के एक दूसरे को कोस रहे हैं। और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये अभी से नहीं। जब तिरंगा यात्रा, कथित तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश हुई थी, उस वक्त भी ऐसा हुआ था, उस वक्त भी ये चीजें दिखाई दी थी। तो इसलिए ये कोई पहली बार हुई हो बात ऐसा नहीं है, और कोई सरप्राइजिंग नहीं है, और आखिरी भी नहीं है, हमें जहां तक लग रहा है। पंथिक राजनीति के नाम पर खालिस्तान के समर्थन का खेल भारत और विदेश में कैसे चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। कभी बेअदबी तो कभी नहर के पानी और कभी चंडीगढ़ न मिलने को खींचकर अलग देश की मांग के लिए तर्क गढ़े जाते हैं। फिर ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों का तो तर्क है ही, कोई सीधा तर्क नहीं। तर्क से काम नहीं चलता तो सिख गुरुओं की सीखों को इस तरह पेश किया जाता है जैसे 350 साल पहले सिखों के लिए अलग देश की बात कह दी गई थी। हम सिख शास्त्रार्थ में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसे लेकर हमारी जानकारी सीमित है, पर हम ये दावे से जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी सिख समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा खालिस्तान की मांग या तिरंगे के अपमान से इत्तेफाक नहीं रखता। तब ये मेजॉरिटी साइलेंट क्यों है, सुनिए। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है समझना कि ऑस्ट्रेलिया में, और मेरी जो समझ कहती है अमेरिका और कनाडा में भी ऐसा ही है, ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, कि सिख समुदाय भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। सारे सरदार, सारे सिख खालिस्तानी नहीं है। बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है सिखों में जो खालिस्तानी नहीं है और खालिस्तान का समर्थक नहीं करता। एक छोटा हिस्सा, या पता नहीं कितना बड़ा है वो हिस्सा, जैसे अगर कल की लाइनें देखें, ऐसा लग रहा था कि बहुत जबरदस्त लाइनें लगी हुई हैं, और ऐसा लग रहा था कि सारा ही सिख समुदाय खालिस्तानी हो गया है क्या, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं पर्सनली लोगों को, बड़े पैमाने पर लोगों को जानते हैं। मैं रेगुलर गुरुद्वारों में जाता हूँ, गुरुद्वारों के ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ उन लोगों का क्या रवैया है, क्या रुख है। सो सिख समुदाय में भी दो हिस्से हैं, एक खालिस्तान समर्थक है, दूसरा खालिस्तान विरोधी है, और भारत समर्थक है। भले ही वो भाजपा समर्थक ना हो, भले ही वो कांग्रेस समर्थक ना हो, जैसे 1984 का दुख बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि नहीं, हम भारत देश तो हमारा भारत ही है, चाहे वो 1984 के पीड़ित ही हो। सो उनमें भी बटा हुआ है। अब जाके ये बात हुई है कि वो लोग इतने हावी हो गए हैं कि दूसरा समुदाय, जो दूसरा हिस्सा है सिख समुदाय का ही, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें मैं एक बड़ी कमी मानता हूं भारत सरकार की, भारतीय अधिकारियों की बड़ी कमी रही है। 2017 में जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब खालिस्तानियों ने डॉक्टर एम गोंदाने को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया गया था, उस वक्त मीडिया ने, हम लोगों ने बड़ी ये बात उठाई थी कि खालिस्तान मूवमेंट बहुत तेजी से यहाँ जड़ें बना रहा है, इसको समझने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है। और तब मेरी समझ ये कहती है कि होना ये चाहिए था कि आप बात करते जो दूसरा धड़ा है सिखों का, उससे, उसके साथ बात करते, उनको अपने साथ लेते, और उनके जरिए आज ये स्थिति, अगर ऐसा हुआ होता तो आज ये स्थिति होती कि जब वहां वो घटनाएं हो रही थी, या जब आप ये बयान जारी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, तब वो दूसरा धड़ा आपके साथ खड़ा नजर आता। पर ऐसा तो नहीं किया आप लोगों ने। दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है, दिख रहा था कि यहाँ खालिस्तानी समर्थक लगातार मजबूत हो रहे हैं, वो ओपनली बोल रहे हैं। इसके बावजूद ये कोशिशें नहीं हुई भारत सरकार की तरफ से कि जो दूसरा धड़ा है उसको साथ मिलाएं। इसके उलट ये हुआ कि उनको भी खालिस्तानी बोलने लगे जो सिख समुदाय के लोग थे, क्योंकि किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं वो, इसलिए तो उन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। फिर भले ही वो खालिस्तानी नहीं है, लेकिन वो उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें तो कोई अपनापन मिल नहीं रहा है, तो हम क्यों बोले। वो चुप हो गए, और उस चुप होने का नतीजा कल हमने सड़कों पर देखा है। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी बात कर पाता, कि तलवारें लेकर और तिरंगे को इस तरह नोचा जाता जिस तरह हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और अभी पानी
सर से नहीं गुजरा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो खालिस्तान का विरोधी है, लेकिन वो क्योंकि कथित हिंदुत्व का समर्थक नहीं है इसलिए आप उसको अलग किए हुए हो, वो ठीक नहीं है। उसको अगर साथ ले लेंगे तो इस समस्या को काबू किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हमने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई और लोगों से भी बात की। सबने एक स्वर में कहा कि सिख समुदाय के बीच खालिस्तानी धड़ा है, लेकिन उसकी संख्या बहुत छोटी है, पर जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत उग्र भी। मिसाल के लिए जो सिख ऑस्ट्रेलिया में अपनी गाड़ियों पर किसान आंदोलन या खालिस्तानी स्टिकर नहीं लगाना चाहते थे, उनके सामने ये संकट खड़ा हो गया कि गुरुद्वारे में उनकी गाड़ी और इसलिए उनका परिवार भी अलग दिखेगा। फिर एक दूसरी समस्या है, अगर कोई बिना लाग लपेट खालिस्तानियों के खिलाफ बोले तो उसे भी विरोध झेलना पड़ेगा। 29 जनवरी वाली घटना के बाद कई सिखों ने भी तिरंगे के अपमान की निंदा की, लेकिन जब हमने स्क्रीनशॉट मांगे तो उन्होंने कहा नाम ब्लर करिएगा क्योंकि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर रोजगार वाली बात तो है ही। याद करिए हमने गुरुद्वारों की रोजगार में भूमिका के बारे में क्या कहा था। इसीलिए ज़रूरी है कि भारत सरकार ऐसे प्रभावशाली सिखों से बात करे जो खालिस्तान की मांग के खिलाफ भारत का विदेशों में भी समर्थन करें। आखिरी में आते हैं प्रतिक्रियाओं पर। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फेरल ने 20 जनवरी को ट्वीट कर लिखा था कि भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी एक गौरवशाली बहुसांस्कृतिक देश है। हम मेलबर्न में 2 हिंदू मंदिरों में हुई तोड़फोड़ की घटना से स्तब्ध हैं और ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमारे पुरजोर समर्थन में हिंसा और घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि भारत सरकार इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार से बात कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने कहा था, हम इन कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। मेलबर्न में हमारे कॉन्सुलेट जनरल ने इस मामले को स्थानीय पुलिस के सामने उठाया है। साथ ही हमने अपराधियों के खिलाफ जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है। अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी, क्योंकि वो इस मामले में थर्ड पार्टी होते हुए भी केंद्र में है और उसकी असहजता भी है। शॉकिंग था जो आम लोग हैं उनके लिए कल हुआ, और कल क्योंकि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले सिडनी में भी ऐसी 2-3 वारदात हो चुकी हैं, उन लोगों के लिए ये शॉकिंग है। क्योंकि भारतीय समुदाय, इंडियन डायस्पोरा को जाना जाता है एक बहुत ही शांत, हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट डायस्पोरा के रूप में। आप जो क्राइम होते हैं उसमें आप कभी किसी हिंदुस्तानी को नहीं पाएंगे। छोटे मोटे क्राइम में कभी चोरी में कोई हिंदुस्तानी नहीं पकड़ा जाएगा, डकैती में कोई हिंदुस्तानी नहीं पकड़ा जाएगा। अगर आपसी झगड़ों में कोई कत्ल वगैरह हो गया तो अलग बात है, लेकिन बतौर कोई क्रिमिनल हो वो हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये सब देखना एक जो गैर हिंदुस्तानी मूल के जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके लिए शॉकिंग है। मजे की जो बात है वो है ऑस्ट्रेलिया सरकार का रवैया, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाउ दिस गवर्नमेंट रिएक्ट्स, ऑस्ट्रेलिया कैसे रिएक्ट करता है इस पे, वो हमें देखना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक तो उनको दिख रहा है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, और अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो भारत सरकार जो कह रही है वो उनको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ की जो अपनी डेमोक्रेसी है, यहाँ के जो अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनमें आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई समुदाय आकर कहता है कि हम यहाँ फलां तारीख को एक आंदोलन करना चाहते हैं, एक मूवमेंट करना चाहते हैं, या जनमत संग्रह भी, सो कॉल्ड जनमत संग्रह, ये इसकी पता नहीं क्या तो वैलिडिटी है क्या नहीं जनमत संग्रह की, लेकिन अगर कोई करवाना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसको रोकेंगी नहीं। तो उनकी वहां यहाँ सबको बोलने का बराबर अधिकार है। जैसे तिरंगा उठाए लोग सड़कों पर घूम सकते हैं, वैसे ही पीला झंडा उठाए अगर कोई घूमेगा तो उसको ऑस्ट्रेलिया की सरकार तो नहीं रोकने वाली। एटलीस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज इजाजत ही नहीं देंगी, यहाँ पुलिस को भी नहीं। सॉरी। तो इसलिए इन 2 वजहों से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रिएक्शन। इसलिए मेरे ख्याल से वक्त भी लग रहा है। अब तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत खुलेआम कुछ नहीं कहा है। कुलजमा बात यह है कि हम एक नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं। भारत की संप्रभुता सर्वोच्च है और हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किसी भी परिस्थिति में गलत है। अगर किसी की कोई मांग है तो उसे सज्जनता के साथ भी उठाया जा सकता है, लेकिन भारत की संप्रभुता को चुनौती देकर वो भी नहीं उठाया जा सकता। रही बात भारत की प्रतिक्रिया की, तो हमें अतीत के अनुभव बताते हैं कि कुछ भी कहने और करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जो आग ठंडी हो गई हो वो ठंडी ही अच्छी है।
ये पूरा मामला पंजाब से भी जुड़ा है, इसलिए हमने बात की इस पर वरिष्ठ पत्रकार यादवेंद्र सिंह से। सुनिए वो इसका पॉलिटिकल एंगल क्या बता रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मैं कहता हूँ ना, जो आम मासस होता है, आम मासस हमेशा ही जब कोई बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है तब क्रिटिसाइज होता है। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है, किसी भी कौम के जो आम मासस होते हैं, जो ऊपर 10% के लिए होंगे, जिसको हम अलीट बोलते हैं, उसको पॉलिटिकल अलीट बोल लो, उसको कोई भी अलीट बोल लो। अलीट में हमेशा लिटरेचर डिस्कस होता है, अलीट में हमेशा पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, अलीट में ही आर्ट कल्चर सब डिस्कस होता है। तो जब ये मूवमेंट थी तब पंजाब में बहुत बड़ा इशू था, आपको पता है। पर ऐसा जब ये मूवमेंट नहीं रही पंजाब में 95 के बाद या 94 के बाद, जब बेअंत सिंह का कत्ल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट नहीं थी। तो सिखों का बड़ा हिस्सा, जैसे जिस पार्टी के साथ सबसे बड़ा क्लैश रहा, दरबार साहब पर अटैक तो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी, तो वो वोट भी ऐसा तो नहीं है कि सिखों ने नहीं डाले होंगे वो वोट। तो सिखों का जो एक बड़ा हिस्सा वो ये भी मानता है कि इसमें हमें नहीं घुसना चाहिए, हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, जो पाकिस्तान आज बना हुआ है वहां पर क्या हुआ, नई स्टेट बन जाएगी तो क्या हो जाएगा। ये सिखों के बहुत बड़े सेक्शन में ये भी है कि हमें अपनी कौम को, जैसे इजराइल ने स्ट्रॉन्ग किया, इसी तरह से इजराइल वाला मॉडल सिखों को अपनाना चाहिए। सिख मजबूत होने चाहिए, ना कि दूसरी तरफ जाने चाहिए कि हम वायलेंस में पड़ गए या दूसरी चीजों में पड़ गए। जो सिखों के एक बड़े हिस्से में ये बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई पॉलिटिकल इशू होता है, मेरा ये मानना है कि स्टेट और लोग दो चीज होते हैं ना। तो हमेशा दुनिया में जो बड़ी बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, हमेशा पीस टॉक्स होती है, हमेशा टेबल पर ही मसले हल होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इश्यूज हैं, जो सिखों के इश्यूज हैं, जो पंजाब के इश्यूज हैं, इन इशुओं को एड्रेस भी करना चाहिए। जैसे बंदी सिंघों वाला मसला है, आपको बताया अभी बंदी सिंघों वाले में पंजाब में वो चल रहा है, तो इन मसलों में भी काफी चर्चा पंजाब में हो रही है। तो जितने इशू स्टेट को लगता है, स्टेट के साथ जब उठाए जाते हैं तो उनको एलिमिनेशन नहीं आनी चाहिए, मेन बात यह है। और दूसरी तरफ जो दूसरे तरह के लोग हैं वो तो अपने अपना एजेंडा सबके पास होता है, आपको पता है। पर ऐसा नहीं है जो आप बात कह रहे हो। सिखों के बहुत बड़े सेक्शन में ये बात भी है कि वो खालिस्तान पर बात ना करना चाहते हैं, ना करते हैं। उनको ये लगता है कि सिख बहुत रिस्पेक्टफुली आगे बढ़े, सम्मान से रहे। पर जब कोई ऐसी बात आती है कि कोई मूवमेंट बन जाती है, जब पूरे मास को जग जाती है ये बात की यार ये तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ तो गलत चीजें हो रही हैं, और जब इस तरह की बात आती है कि अगर हिंदू राष्ट्र को बिल्कुल फिट कहा जाएगा, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो खास तौर पर हमने पिछले दौर में देखा, साधी प्रज्ञा से लेकर तमाम लोग। तो पंजाब में ये बात होती है यूथ में कि जब ये सिख ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम सिख राष्ट्र की बात क्यों ना करें। यहाँ तक कि काल तख्त साहब के जथेदार तक ने ये बातें बोल दी थी। तो ये बात है कि इन इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहिए, और कोई भी हो वो जो भी दूसरी बात कर रहा है, दूसरी तरफ से जो पोलराइजेशन वाली, उस पर भी सेम तरह की चीजें होनी चाहिए। जब उन पर सेम तरह की नहीं होती और दूसरी तरफ सेम तरह की होती है तो ये जो इशू है और जनरेट होते हैं और ज्यादा बड़े बन जाते हैं। तो सिखों में ये बात जरूर है कि सिखों में कोई एक तरह की सहमति इस इशू पर नहीं है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।